प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो मैं पहुंच गया एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, पहले वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक समझाया था। पूरी आशा है आपने उसको किया होगा और सरल है। अब मैंने बताया था कि मैं एक्सरसाइज 1.1 में सीधे पहुंच गया था क्वेश्चन में। उसका रीज़न था क्योंकि वो चीज़ें आप पहले भी जानते हैं, क्योंकि उसमें सीधा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ प्राप्त करना। लेकिन अब हम जहां पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, इसके पहले आपको समझना होगा एक थ्योरम। थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती क्या है, स्टेटमेंट क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एंड फैक्टराइज। प्रत्येक जो कंपोजिट नंबर हैं उनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, उनका जो फैक्टराइजेशन है, उसका जो प्रोडक्ट है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। कोई भी कंपोज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है किसी भी कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, वो हर संख्या के लिए यूनिक होगा। सिर्फ इतना कह सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, सिर्फ उसके ऑर्डर को छोड़ करके। कैसे? जैसे अगर 12 है कंपोजिट नंबर, तो इसके जो प्राइम फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। कहता है ना, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन यूनिक। किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होता है उस नंबर के लिए। वो फैक्टराइजेशन उसी नंबर का होगा, दूसरे का नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझाया, 12 का जो फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 है, 2 2 जो 4 3 जो 12, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये 12 के लिए यूनिक है। ठीक है, सिर्फ इतना है, आप इसके क्रम को बदल सकते हैं। क्रम को बदल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रहेगा यही 3 2 2, रहेगा यही 3 2 2। इसके अलावा 12 का कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। ये कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, हम उसके फैक्टर जो हैं उनके ऑर्डर को छोड़ करके हम ये कह सकते हैं कि सभी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो उस कंपोजिट नंबर के लिए यूनिक होता है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है। इसी का यूज है आपके क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6 का पावर n का ऐसा कोई वैल्यू है जो रखने पर उसका जो वैल्यू आए उसके वंस प्लेस पर 0 हो? समझिएगा पहले क्वेश्चन, 6 की पावर n में n का कोई वैल्यू है? 1 2 3 4, ये कोई वैल्यू है जिसके लिए इसका जो वैल्यू आए, यानी कि 6 की पावर हम 3 लिखें तो 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये 6 छंग 36, छक्के 6 छंग 36 18, 2 20 1 21, ये 0 क्या कभी हो सकता है? यानी कि किसी वैल्यू के लिए क्या इसका वैल्यू
जो आएगी तो उसका वंस प्लेस 0 हो सकता है। यानी अगर 6 के पावर n के स्थान पर 2 लिखें तो ये 6 इंटू 6 इजकल टू 36 हो गया। यहाँ 6 आ गया, क्या 0 आ सकता है n की किसी वैल्यू? चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर n है जो 6 के पावर के रूप में रखें, उसको सॉल्व करें तो वो जो संख्या प्राप्त हो उसके वंस डिजिट पर, वंस प्लेस पर 0 आ सकता है? इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के पहले एक चीज आपको समझा दें, उसी का इसमें प्रयोग है। कोई भी संख्या है 320, बड़ी हो गई 20 ले लो, इस संख्या का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 तो आना ही है। कोई भी संख्या जिसके वंस प्लेस पर 0 है उसके प्राइम फैक्टर में 5 तो आना ही है। अगर 5 नहीं है तो फिर वो संख्या के वंस प्लेस पर 0 नहीं आ सकता। इसी को देख लो, इसके प्राइम फैक्टर में 5 आना ही है। कैसे देख लो यार, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 8 दूनी 16, 40 दूना 80, 20 दूना 40, ठीक, 10 दूना 20, 5 दूना 10, ये 5 आ गए। 5 तो आना ही है, बिना 5 आए उस संख्या के वंस प्लेस पर 0 हो नहीं सकता। अगर वो संख्या 2 डिजिट की है, अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, 9 का प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 होगा, तो 9 तो 9 है, इसमें 0 कहाँ? अगर उस संख्या के वंस प्लेस पर 0 है, कोई भी संख्या है, 10 है, 110 है, कोई भी संख्या है, अगर उसके वंस प्लेस पर 0 है तो उसके प्राइम फैक्टर में 5 आना ही होगा, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे वी नो दैट any positive integer ending, any positive integers ending, any positive integers ending with the digit 0, with the digit 0, with the digit 0 is divisible by 5, is divisible by 5. We know that any positive integer ending with the digit 0 is divisible by 5. कोई भी नंबर का अगर एंड यानी कि वंस प्लेस पर 0 है तो पक्का है कि वो 5 से डिविजिबल होगा, यानी पक्का है कि 5 उसका एक प्राइम फैक्टर होगा। एंड सो इट प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड सो इट्स prime factorization and so its prime factorization must contain the prime 5, must contain the prime 5,
यानी कि प्राइम नंबर 5 आएगा ही। जरूरी है कि अगर कोई नंबर का एंड 0 डिजिट के साथ होता है तो वो 5 से डिविजिबल होगा और उसका प्राइम फैक्टर 5 होगा। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 की पावर n इजकल टू 2 इंटू 3 की पावर n। सिंस 6 इजकल टू 2 इंटू 3, 6 का प्राइम फैक्टर 2 एंड 3 होगा, तो हम 6 की पावर n इजकल टू 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 6 का जो प्राइम फैक्टर है 2 और 3 है, 5 नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि n की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो रखने पर उसकी वैल्यू यानी कि वो नंबर का एंड 0 डिजिट के साथ हो। तो ये हम आगे क्या लिखेंगे, सो ओनली प्राइम is the factorization of 6 की पावर n, so only prime factorization, so only prime factorization, so only prime factorization of 6 की पावर n और 2 and 3 not 5, 2 and 3 है, 5 नहीं है। ठीक है। Hence तब हम कह सकते हैं hence 6 की पावर n cannot end with the digit 0, cannot end with the digit 0 for any natural number। ठीक है। आंसर ये हो गया। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना हमको दिखा देना है, इतना लिख देना है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है। तो फंडामेंटल थ्योरम का यूज कहाँ हुआ, यहाँ आप लिख सकते हैं बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस आप लिख सकते हैं, लिखना ही होगा। यहाँ पर आपको लिखना होगा कि बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 6 इजकल टू 2 इंटू 3, यानी 6 के लिए ये 2 इंटू 3 एक यूनिक फैक्टराइजेशन है जो सिर्फ 6 के लिए है। तो यहाँ आप लिखेंगे सिंस बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में मात्र आपको बता दूं, इस तरह का एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में आना ही है, चाहे 12 की पावर 1 n के लिए दे दे, चाहे 5 की पावर n के लिए दे दे। ठीक है। तो एक 4 की पावर n के लिए दे दे, तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपके लिए आना ही होगा। तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आई होगी। इसमें सिर्फ लिखना है, वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विथ द डिजिट 0 is divisible by 5 and so its prime factorization must contain the prime 5। ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर ये 5 था यार, क्वेश्चन नंबर ये 5 था, प्लीज सो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 था ये। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। डोंट वेरी, समझाया तो पूरा, क्वेश्चन नंबर गलत कहा।
तो इसको मैं मिटाता हूँ, प्लीज आप इसको लिखिएगा। अब आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक्सप्लेन व्हाई। क्वेश्चन 6 कहता है एक्सप्लेन व्हाई explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 plus 5 are composite numbers, are composite numbers. ओके, कहता है एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। यू आल्सो नो कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, जिसके 2 से अधिक प्राइम फैक्टर। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, प्राइम फैक्टर हो। और प्राइम नंबर क्या, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। ओके, तो कंपोजिट कुल मिला के इसको और इसको हमें शो करना है, क्या ये कंपोजिट नंबर है तो व्हाई। तो अगर इसके 2 से अधिक प्राइम फैक्टर हैं तो ये कंपोजिट नंबर है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे बाबू, तो पहले हम लिखेंगे 7 into 11 into 13 plus 13। इसमें भी 13 कॉमन है, तो 13 into 7 into 11 into 1 लिखें चाहे नहीं लिखे, सॉरी, into 1 plus 1। इसमें भी 13 मल्टीप्लाई है, यहाँ भी 13 मल्टीप्लाई है। 13 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 11 7 जा 77 प्लस 77 1 जा 77 प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 78। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, 13 8 जा 104, 13 104, 13 7 95, 95 10। ठीक है, 110। ठीक है, 95 10 101, तो 13 104। जो डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है भैया, ऐसा कर लो। 13 3 8 24, 3 7 21 2 23, 1 8 8, 1 7 7, 4 8 3 11, 7 2 9 1 10। मैंने डायरेक्ट कर दिया, 13 8 104 कैरी 4 और 4 कैरी 10 और 13 7 95, तो 90 110 101 हो गया। ठीक है, अब ये मेरे भाई कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसी तरह से इसको हम कर दें, ये नीचे कर देते हैं। लिखा है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1
प्लस 5। आप देख रहे हैं यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। 5 को हमने बाहर निकाल लिया, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखें चाहे ना, और ये प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया 5 इंटू, ये हो गया सक्षम 42, 42 इंटू 4 तिहाई 12 दूना 24 प्लस 1। ठीक है, तो 42 का 24 में मल्टीप्लाई करते हैं, 42 का 24 में मल्टीप्लाई, 7 छंग 42, 4 तिहाई 12 दूना 24, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, दो दूनी 4, दो चौक 8, ये हो गया 8, 6 4 10, 8 1 9 1 10। ठीक है, इसमें एक हमने जोड़ा, इसका मल्टीप्लाई आया ये, इसमें हमने एक जोड़ा तो हुआ इतना, इसमें 5 का मल्टीप्लाई, 5 45 इतना। ठीक है, तो हमने इसको लिखा 5 इंटू 1008 प्लस 1, तो 5 इंटू 1009, तो जब मल्टीप्लाई करे तो आ गया 50 एंड 45, एक ये आया और एक ये आया। अब ये कंपोजिट नंबर है, express why this and this are composite number, तो क्या लिखेंगे, 10 100 14 and 50 45 are composite numbers because they have more than two prime factors। बस इतना लिख देना, 1014 and 5045 are composite number because they have more than 2 prime factors। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, इसको प्रूव करना था। ठीक, तो आगे आ जाते हैं, इसको आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्लेन करना था कि ये दोनों कंपोजिट नंबर कैसे हैं, ये हमने एक्सप्लेन करके यहाँ पर प्रूव किया और लास्ट में बताया कैसे ये कंपोजिट नंबर हैं। बता दूं, इसको करिएगा प्लीज। अब आ जाते हैं लास्ट में क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़ें, जब तक पढ़ेंगे नहीं आपको, मैं अक्सर कहता हूँ कि क्वेश्चन को समझ लेना आधा आपका सॉल्यूशन पूरा हो गया जी। अगर क्वेश्चन को आप समझ लें तो आधा तो आपने फतह कर लिया जंग। लेकिन क्वेश्चन अगर आप नहीं समझते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरे भाई वहीं पर है, क्वेश्चन में ही सारा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन को समझना होगा। अब आप उस क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 7, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या करना है भाई। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पॉट फील्ड। क्वेश्चन नंबर 7 में एक सर्कुलर पाथ है, पाथ रास्ता है भैया, ये रास्ता है सर्कुलर। मान लो ये स्टार्ट पॉइंट कहता है सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव
one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? एक सोनिया है लड़की और एक लड़का रवि है। दोनों यहाँ से ड्राइव करते हैं या कि समझिए चलना शुरू करते हैं। तो सोनिया कितने 18 मिनट में एक राउंड करती है और रवि कितने मिनट में करता है? 12 मिनट में राउंड करता है। सोनिया 18 मिनट में और रवि 12 मिनट में। तो आपको ये पता होना चाहिए, इतना समझना चाहिए कि सोनिया की स्पीड कम है और रवि की स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि उतना ही डिस्टेंस कवर करने में सोनिया को 18 मिनट लगता है जबकि रवि को मात्र 12 मिनट लगता है। तब अब पता करना है कि एक साथ यहाँ से दोनों छूटे थे, दोनों ने स्टार्ट किया था, तो रवि ने पहले चक्कर लगा के यहाँ आ गया, सोनिया को टाइम लगा तो दोनों अलग अलग हो गए। तो अब कितने मिनट बाद दोनों यहाँ एक साथ मिलेंगे? अगर सवाल के सीधे थीम को देखें तो एक को लगता है 12 मिनट और एक को लगता है 18 मिनट। समझिएगा, ये एक ग्रामीण गणित आपको समझा रहा हूं, थोड़ा आंकड़ा लगाइए। तो ये 12 मिनट में पहले उसने चक्कर पूरा कर लिया, ये बेचारी पीछे हो गई सोनिया। फिर दूसरा चक्कर लगाया तो वो यहाँ से फिर चल दिया, अब सोनिया लेट पहुंची। तो सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है, दूसरा चक्कर 36 मिनट में लगाती है। ठीक, रवि एक चक्कर 12 मिनट में, दूसरा 24 मिनट में, तीसरा 36 मिनट में। तो मेरे भाई ये तो साबित हो गया कि तीसरे चक्कर में स्टार्ट पॉइंट में रवि पहुंचेगा 36 मिनट में और दूसरे चक्कर में सोनिया पहुंचेगी 36 मिनट में। तो सोनिया का दूसरा चक्कर होगा तब यहाँ पहुंचेगी और रवि का तीसरा चक्कर होगा तब यहाँ पहुंचेगी। तो दोनों इकट्ठा हो गए, मिट गए, यही मिल गए। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने मिनट बाद दोनों मिलेंगे। तो 36 मिनट बाद दोनों मिलेंगे, क्योंकि 36 मिनट में दूसरा चक्कर पूरा करेगी सोनिया और तीसरा चक्कर पूरा करेगा रवि। ये इस तरह से याद होना चाहिए आपको, ये क्वेश्चन को समझने का तरीका है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधे इसको सॉल्व क्या करेंगे, लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LCM ऑफ 18 एंड 12। अब आप कह सकते हैं कि सर आपने एलसीएम क्यों लिया भाई 18 12 का, एचसीएफ क्यों नहीं लिया? इसका भाई एचसीएफ वो छोटी सी छोटी संख्या है जिससे दोनों डिविजिबल हो। तो 12 और 18 से कम आएगा एचसीएफ। तो एक 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, एक 12 मिनट में लगाती है, तो कम मिनट होंगे तो चक्कर ही ना लगेगा, कैसे वो मिलेंगे? इसलिए एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 अभी समझाया क्या एलसीएम। ठीक है, तो 18 इज इक्वल टू 2 into 3 into 3 and 12 is equal to 2 into 2 into 3। ठीक है, तो एलसीएम इज इक्वल टू 3, दोनों में कॉमन है तो 3, दो कॉमन है तो 2, पहले 2 लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, ये 2 छूट गया, ये 3 छूट गया। तो एलसीएम इज इक्वल टू
3 दूनी 6 दूनी 12 त्याई 36। So after 36 minutes again meet Sonia and Ravi। सोनिया एंड रवि, ठीक है। एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एट द स्टार्टिंग पॉइंट 36 मिनट बाद सोनिया और रवि स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ये कैसे आया? ये 18 और 12 का एलसीएम लेने से आया। तो इस तरह से आपने देखा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। सो प्लीज आप बड़े ध्यान से देखिएगा, जो ना समझ में आएगा मैं पुनः कह रहा हूँ आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप मेरी गलती बताइएगा, मेरे पढ़ाने का तरीका बताइएगा, तब ना मैं समझूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी को अपनी गलती समझ में नहीं आती है जल्दी, वैसे गहराई से देखे तो समझ में आती है, लेकिन अगर कोई सामने बताए तो आदमी अपना मूल्यांकन करता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने किसी प्रश्न के सॉल्यूशन को और बेहतर से बेहतर रख सकें। सो प्लीज़ अगर अच्छा कर रहे हैं, आपके समझ में आ रहे हैं, तो वो भी आप लिखिएगा। तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात ज़रूर लिखिएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल मैथ्स का जो चैनल यू कैन डू मैथ्स है उसको सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही। जय हिंद।